Hello students, today we are going to discuss our next chapter of biology, that is evolution. ये हम genetics and evolution यूनिट में से चैप्टर करेंगे आज, एवोल्यूशन चैप्टर करते हैं. सो कंप्लीट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन का. जितने भी इम्पॉर्टेंट इसमें से पॉइंट्स हैं वो हम इसको कंप्लीट करेंगे आज. देखिए क्या होता है एवोल्यूशन. व्हाट इज द टर्म एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म में एक हिडन पोटेंशियल है. उस हिडन पोटेंशियल को उसने अनफोल्ड करना है ग्रोइंग एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ उसकी हिडन पोटेंशियल को क्या किया जाए, यहाँ पे अनफोल्ड किया जाए, ताकि उसकी जो काबिलियत है, छुपी हुई जो काबिलियत है, वो सामने आ सके ग्रोइंग एज के साथ. दैट इज एवोल्यूशन. इट मीन्स कि आप एवोल्यूशन को अपनी आंखों से देखता हुआ नहीं देख सकते हो. आप अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं? बिकॉज देखिए एवोल्यूशन होने में कई सालों लग जाएंगे. अगर मैन का एवोल्यूशन हम देखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. हाँ, कुछ स्पीशीज है जैसे ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई, वो 14 डेज में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो सॉरी उसका देख सकते हैं हम एवोल्यूशन. और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं. इवनिंग प्रिमरोज होता है, वो कितने 114 मिलियन स्पोर्स जो है वो एक ही स्पॉनिंग में प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है, तो ऐसे मतलब कि कुछ हमारे पास स्पीशीज हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है बड़ा छोटा है, तो उनका जो है हम देख सकते हैं एवोल्यूशन. सो ग्रोइंग एज के साथ क्या है कि कोई हिडन पोटेंशियल है, उसको अनफोल्ड करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं. इवॉल्व एक इंडिविजुअल नहीं करता है. नेचुरल सिलेक्शन एक फोर्स होती है जिसमें सिलेक्ट तो इंडिविजुअल होते हैं, बट इवॉल्व एक इंडिविजुअल नहीं करेगा. ना मैं इवॉल्व करूंगा, ना आप अकेले इवॉल्व कर सकते हो. पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब बनेंगे तब वो जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज अ कंडीशन कि वो उसको हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं. अब देखिए एवोल्यूशन का मतलब इसने क्या बोला है कि जितना भी फ्लोरा फौना है उसको स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो अब हम देखते हैं कि ओरिजिन जो है वो लाइफ का कैसे हुआ है. ठीक है जी, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को अब डिस्कस करेंगे कि हाउ जो लाइफ ओरिजिनेट्स. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पे एक स्टेलर सिस्टम आपने पढ़ा है कि जैसे जितना भी एवोल्यूशन हुआ है हमारा, चाहे वो स्टार्स है, चाहे गैलेक्सी है, चाहे अर्थ का हम देखेंगे, तो इसमें क्या है हमारे पास कि बहुत सारी थ्योरीज जो है वो प्रपोज की गई फॉर द एवोल्यूशन. ठीक है, एक तो जो है ये बिग बैंग थ्योरी जो है, दैट इज द मेन थ्योरी. सो बिग बैंग थ्योरी जो है देखिए क्या बोलती है, बिग बैंग थ्योरी ने ओरिजिन जो है वो यूनिवर्स का एक्सप्लेन किया है. अब इसने क्या बोला है, इट टॉक्स ऑफ अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन दैट अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स. यूनिवर्स एक्सपैंड करता है इसने बोला, और जो टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका है. हाइड्रोजन एंड हीलियम बाद में बने हैं. ये गैसेस ग्रेविटेशन के रिस्पांस में कंडेंस की हैं, और इन्होंने जो है आज प्रेजेंट डे यूनिवर्स की गैलेक्सीज बना दी हैं. ठीक है, अब इन मिल्की वे गैलेक्सीज, जो गैलेक्सीज फॉर्म हो गई, उन मिल्की वे गैलेक्सीज के सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जो है वो फॉर्म्ड हुई है. सो यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था उस टाइम पे, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था. वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, मीथेन प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थे, जो कि मॉल्टन मास जो कि सरफेस को कवर करता था उससे ही क्या थे वो रिलीज्ड हुए थे. यूवी रेज जो सन से थी वो क्या करती थी, वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रोकअप कर देती थी, और जो लाइट है, जितनी भी लाइटर हाइड्रोजन थी वो क्या हो गई, एस्केप्ड हो गई. ऑक्सीजन अमोनिया एंड मीथेन के साथ कंबाइन करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर प्रोडक्ट्स बनाने लग पड़ी. ओजोन लेयर बन गई, और जैसे जैसे वो कूल्ड हुई, वाटर वेपर्स जो है वो एज अ रेन की तरह जो है वो क्या हुए, नीचे गिरे. ठीक है, सो इससे क्या हुआ, डिप्रेशंस हुई और क्या हुए, ओशंस बन गए. अब देखिए लाइफ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है, जिसको ऑलमोस्ट आप 4 बिलियन ईयर्स बोल सकते हैं, उसके
पीछे जो है ये लाइफ उसके बाद मतलब ओरिजिनेट की है। अब देखिए यहाँ पे जो थ्योरीज है, अब कहता है कि लाइफ जो है क्या वो आउटर स्पेस से आई है, कुछ साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि ये आउटसाइड है। मतलब कि यहाँ पे एक तो बोला गया कि सबसे पहले थ्योरी जो थी वो स्पेशल क्रिएशन की थी, जिसमें गॉड की एग्जिस्टेंस मानी गई। जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, है ना। हिंदू जो रिलीजन है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स माने गए। जो बाइबल है उसने बोला कि 6 दिनों में बना है पूरा का पूरी ये सृष्टि ब्रह्मांड जो है ना। और जो हम हिंदू रिलीजन में मानते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, उसकी वो मानते हैं। तो ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं वो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी में बोला कि कोई स्पेशल क्रिएशन में एक सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, वो सुपरनैचुरल पावर्स रिस्पॉन्सिबल थी जिसने इसकी जो है वो ओरिजिन किया है। सो अर्थ का मतलब लाइफ का ओरिजिन जो है वो इसके थ्रू हुआ है। तो ये तो नहीं माना गया बहुत सारे साइंटिस्ट के बाद। उसके बाद जो है यहाँ पे आया स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब था कि अपने आप ही जो है वो लाइफ एग्जिस्ट की है। देखिए बहुत सारे, जैसे कि अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि रेन की तरह जो है वो फेल किया, है ना। जितना भी वाटर था वो कैसे फेल किया, एज अ रेन की तरह जो है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि वाटर वेपर्स जो थे वो रेन की तरह फेल किए। तो कहता जैसे ही वो बारिश के रूप में टपके, उनमें से कुछ जो है, ठीक है, वो मेंढक बन गए। मतलब कि वो रेन की बूंदों से ही बताया गया कि स्पॉन्टेनियस ही हुआ है, तो उससे कुछ मेंढक बन गए। वही अगर वो कुछ जैसे काउ डंग पे या किसी के, है ना, और एनिमल के डंग के ऊपर गिरे तो उससे मैगट्स, है ना, कीड़े मकोड़े जो है वो बन गए। तो ऐसे मतलब स्पॉन्टेनियस माना गया। इवन टू इवन एक साइंटिस्ट ने तो, वॉन हेलमट साइंटिस्ट ने तो चूहे बनाने की प्रक्रिया भी जारी कर दी। उसने बोला कि आप एक मटका लीजिए, अर्दन पॉट लीजिए, और उसने एक पसीने से भीगी हुई जो है आप कमीज लीजिए और उसमें थोड़े से जो है आप दाने डाल दीजिए गेहूं के, और उसके बाद उसको ढक के रख दीजिए, और 21 दिन के बाद देखिए कि उसमें चूहे बन जाएंगे। और उसने ये कहा कि यस चूहे बने हैं। सो वो उसकी हम बोल सकते हैं कि मतलब कैसे बने थे वो चूहे। तो उसकी वो प्रक्रिया थी कि देखिए गेहूं नीचे रखी हुई है, तो गेहूं खाने के लिए तो चूहे आएंगे, अनाज के लिए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या बेसिक क्राइटेरिया है, फीड करना, ठीक है, और फिर ब्रीड करना। तो फीडिंग जो है उनको होती रही वहाँ पे। फीडिंग जो है, फीडिंग के लिए क्या अवेलेबल था वहाँ पे, गेहूं अवेलेबल थी। अब जा वो सकते नहीं थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कमीज जो थी वो ढकी हुई रखी हुई थी, है ना। वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, वो वहाँ पे ही बंद रह गए। फीडिंग उनकी होती रही, तो फीडिंग के साथ साथ ही वहाँ पे उन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उनको उनके मेटिंग पार्टनर्स मिले, तो उसके बाद आफ्टर 21 डेज जब उसने देखा तो यहाँ पे बहुत सारे उनको चूहे मिले। तो उसने बोला कि मैंने तो प्रक्रिया बता दी, तो ऐसे थोड़ी है कि चूहे बन गए, है ना। तो ऐसा उन्होंने बताया था, ये चीज़ है। सो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई, वो भी जो है फिर नहीं माना गया। तो यहाँ पे वो बोला गया कि साइंटिस्ट ने अब बिलीव किया कि वो आउटसाइड से आई है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग, मतलब लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे हुआ ही नहीं है, ये किसी और प्लैनेट से आई है। सो यहाँ से उसने बोला कि कुछ स्पोर्स है, ठीक है, ये स्पोर्स जो है वो यहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं, ठीक है। पैनस्पर्मिया, एक पैनस्पर्मिया था, वो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट आइडिया था। लॉन्ग टाइम के लिए ये बिलीव किया गया कि जो लाइफ है वो एक बहुत सारे जो डिकेइंग एंड रोटन मैटर है, लाइक स्ट्रॉ से या मड से, कीचड़ से, है ना, लाइफ बन गई। ये जो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, है ना, तो ये है। उसके बाद लुईस पेस्चर ने इसको डिसप्रूव किया, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन की थ्योरी को, कि यस कि यहाँ पे कुछ लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। बट वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे बनी है ना। सो इसने ये तो बोला कि प्री एग्जिस्टिंग फ्लास्क जो है उसमें इसने बताया कि लाइफ जो है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आ सकती, वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर। सो यहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां से बन जाएंगे उन किल्ड ईस्ट से। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस किया गया और ये आंसर, बट However, this didn't answer, इसने ये चीज़ नहीं बता पाई ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से तो आई है, बट प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी कहाँ से आई है। सो उसका आंसर जो है वो नहीं मिल सका। This didn't answer how the first life form जो है वो कैसे आई अर्थ के ऊपर, अभी भी नहीं यहाँ पे पता लगा।
हूबहू वैसी ही कंडीशंस को ऑपरेट किया गया। इसके बाद मिलर ने जो ये मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, इन्होंने एक्चुअल में बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए है, प्रोटीन है, वहां से इन्होंने बोला कि लाइफ आई है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशंस जो अर्थ के ऊपर थी, कहता वहां पे वो उस टाइम पे कंडीशंस जो अर्थ के ऊपर थी वो सूटेबल वैसी की वैसी नहीं थी जब जैसी अब है, ठीक है। उस टाइम पे जो मतलब कि एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। रिड्यूसिंग टाइप के एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि फ्री ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम पे ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, ठीक है, कंबाइंड में बाउंड फॉर्म में मिलती थी। और ये कॉन्टेक्ट क्या कंटेन करते था एटमॉस्फेयर, मीथेन थी उसमें, अमोनिया था, इस तरह से प्रेजेंट था। तो इन्होंने बता दिया ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट की है। और इसमें उसने बोला कि फॉर्मेशन हुई है डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। सो क्या किया मिलर ने, एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने वैसी की वैसी साइमुलेटेड कंडीशंस, मतलब सिमिलर कंडीशंस लेबोरेटरी स्केल में क्रिएट की। और इन्होंने क्या किया, एक देखिए क्या किया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट इनका माना जाता है कि एक क्लोज्ड फ्लास्क में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया और उस क्लोज्ड फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया जो है ये वाटर वेपर्स 800 डिग्री सेल्सियस पे दिए और उन्होंने देखा कि वहां पे अमाइनो एसिड्स जो है वो बन रहे हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड्स उन्होंने बनाई, देखिए ये था इनका डिटर्मिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिलर एक्सपेरिमेंट। तो ये कैसा ठीक है एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखिए इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए गए हैं और यहाँ से इसके अंदर जो गैसेस डाली गई हैं दैट इज मीथेन, उसके बाद अमोनिया, वाटर डाला गया है, हाइड्रोजन गैस जो है वो डाली गई है। सो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग वाटर भी यहाँ पे रखा हुआ है, लिक्विड वाटर जो है वो ट्रैप में है, इससे वाटर जो है यहाँ पे अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे वो कंटेन कर रहा है। यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, यहाँ से वो पानी वाटर जो है वो अंदर जा रहा है और एक कंडेंसर लगाया है और वहाँ यहाँ से पानी बाहर हो रहा है। और यहाँ पे देखिए गैसेस जैसे डाली है, इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, तो एक स्पार्क जो है उसका डिस्चार्ज किया गया है ना, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ है यहाँ पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि यहाँ पे इनके इस एक्सपेरिमेंट के करने का क्या मकसद था कि ऐसी कंडीशंस देना, मतलब कि वैसी कंडीशंस मतलब कैसी कि उस टाइम पे जो मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे कंडीशंस रही होंगी कि जो एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग टाइप का रहा होगा और उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन मतलब कि अवेलेबल नहीं रही होगी। उस टाइम पे वॉल्केनिक एरप्शंस भी हो रही थी तो टेम्परेचर बड़ा हाई था उस टाइम पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो रही होंगी। सो ये कंडीशंस वैसी की वैसी मिलर ने यहाँ पे प्रोवाइड की और इससे उन्होंने देखा कि यस अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने शुगर्स की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसिस की, पिगमेंट्स की एंड फैट्स की फॉर्मेशन भी देखी। तो इससे क्या यहाँ पे मिला कि देखिए विद दिस लिमिटेड एविडेंस फर्स्ट जो पार्ट था कंजेक्टेड स्टोरी का दैट इज कि केमिकल एवोल्यूशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो लाइफ है वो केमिकल एवोल्यूशन से आई है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल जो है उससे लाइफ जो है वो अराइज की है, मतलब कि मेटाबॉलिक कैप्सूल की जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज की हैं तो वो खुद रेप्लिकेट करने वाला जो मेटाबॉलिक कैप्सूल है जिसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज चल रही हैं उससे कैसे लाइफ अरोज की होगी। तो जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ की ओरिजिनेट की थी, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ, ठीक है देखिए नॉन सेलुलर फॉर्म जो लाइफ की ओरिजिनेट की थी 3 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। और वो क्या था, वो दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स, उसमें जायंट मॉलिक्यूल्स थे वो, दैट इज आरएनए था, प्रोटीन था, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स थे। तो ये कैप्सूल्स जो थे उन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया होगा शायद उनके मॉलिक्यूल्स को। मतलब सेल्फ रेप्लिकेट कैसे कर सकता है वो कैप्सूल, तो उसके बारे में बताया गया है कि शायद वो जायंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्होंने अपने कैप्सूल मतलब कि उन्हीं मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस किया होगा शायद, है ना, ये माना गया है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो पॉसिबली ओरिजिनेट जो है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक तो कोई नहीं ओरिजिनेट की थी। सो ये
प्रोबेबली सिंगल सेल्स ही माने गए थे और सारी फॉर्म्स जो थी वो वाटर में ही थी, वाटर एनवायरनमेंट में ही थी। सो ये वर्जन है बायोजेनेसिस का कि लाइफ धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से जो है वो ओरिजिनेट की है। सो ये माना गया है और एक बार जब बन गई है तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ की जो है वो इवॉल्व की है और आज कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी हुई है। एक बात याद रखना कि कॉम्प्लेक्स तो बनी है बायोडाइवर्सिटी, बट कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ एवोल्यूशन। कॉम्प्लेक्सिटी किसी एवोल्यूशन का मतलब अगर प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो आ सकती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द एम ऑफ द एवोल्यूशन। ठीक है, एक सिंगल सेल जो है वो जाइगोट ही है सभी ऑर्गेनिजम्स में, वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर रहा है, आगे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बन रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है अगर उसमें, तो वो एम नहीं है एवोल्यूशन का, क्योंकि एक सिंगल जो मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भी है वो भी तो जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। वायरस जो है, अब देखिए प्रोटोजोआ जो है, देखिए कुछ बैक्टीरिया जो है, देखिए तो उनमें क्या है, उनकी तो अपनी मशीनरी भी वायरस के पास अपनी नहीं है, वो तो होस्ट की बॉडी के अंदर घुस रहा है, वहां से होस्ट की मशीनरी को ले रहा है, बस अपने उस डीएनए को लेके बस घुस रहा है उसके अंदर और पूरे की पूरी होस्ट मशीनरी को यूज कर रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की उसको जरूरत नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्स उसने रहना है तभी वो इवॉल्व कर पाएगा। नो, और इवॉल्व मैं नहीं कर रहा, आप अकेले नहीं कर रहे, पॉपुलेशन इवॉल्व करती है। हाँ, पॉपुलेशन के लिए इंडिविजुअल्स सिलेक्ट किए जाते हैं और ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवोल्यूशन कौन है? द ड्राइविंग फोर्स फॉर द एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने दी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है नेचुरल सिलेक्शन है, और इसके साथ क्या याद रखना है कि जो रॉ मटेरियल एवोल्यूशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है दैट इज वेरिएशंस जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं एवोल्यूशन के लिए। वेरिएशंस क्या होती हैं? सिमिलर, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि एक ही आप एनवायरनमेंट ले लीजिए, उसी एक एनवायरनमेंट में सेम स्पीशीज के बीच में उनके स्ट्रक्चर को लेके जो है वो चेंजेस आएंगे उनके बीच में, दैट इज अ वेरिएशन। ठीक है, शेप में, साइज में, कलर में, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, सेम स्पीशी जो सेम एनवायरनमेंट में है तो उससे वैरायटी बनेगी। ठीक है, वेरिएशंस आएंगी। सो वेरिएशंस ही आगे क्या करेंगी? रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करेंगी एवोल्यूशन के लिए। एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या रहेगा? यहाँ पे म्यूटेशंस रहेंगी, जो ह्यूगो डी वरीज की म्यूटेशंस है और इनोथेरा लामार्कियाना पे उसने वर्क किया था और फिर म्यूटेशंस के बारे में बताया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये देखिए, ठीक है जी, तो मतलब कि अब ये मान लिया गया, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है कि गॉड है, यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स है जो एग्जिस्ट की है, उनसे जो है वो धरती बनी है, ये पूरा का पूरा मतलब ब्रह्मांड जो है वो बना है। तो वो सुपरफिशियल बात है, ठीक है, वो साइंस एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ब्रह्मा विष्णु महेश है और बाइबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 दिनों में बना है पूरा का पूरा, है ना। उनमें एवे के गार्डन में मनु एंड शारदा रहते थे, वहाँ से एवोल्यूशन हुआ है। तो वो जो है वो इतने ज़्यादा ना एक्सेप्टेड नहीं किए गए। उसके बाद माना गया कि यस, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन हुआ है, बस रेन की बूंदे गिरी और उससे मेंढक बन गया, या जो है मैगट्स बन गए, ठीक है, अगर काउ डंग के ऊपर वो गिरी, तो ऐसे ऐसे मतलब एस्पेक्ट्स दिए गए। वॉन हेलमेट ने तो चूहे बनाने की प्रक्रिया जारी कर दी है ना, कि स्पॉन्टेनियस ही एवोल्यूशन हुआ है, अपने आप ही चूहे बन रहे हैं, है ना। तो ये बातें जो थी वो गलत थी। उसके बाद लुईस पेस्चर आए, उन्होंने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वहां से है, क्योंकि कहते हैं कि धरती के ऊपर स्पोर्स जो हैं वो आए हैं किसी और प्लेनेट से, क्योंकि इसका जो है वो यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही वो एग्जिस्ट किए हैं। तो क्या किया गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उसको। एक्सपेरिमेंट को मतलब कि वैसी की वैसी कंडीशंस मिलर ने, ठीक है, मिलर साइंटिस्ट ने वैसी की वैसी कंडीशंस ली, क्योंकि उस टाइम पे जब मतलब लाइफ ओरिजिनेट की होगी, उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट रहा होगा वो रिड्यूसिंग टाइप का एटमॉस्फेयर रहा होगा। उस टाइम पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहां पे टेम्परेचर भी हाई था, क्योंकि वॉल्केनिक एरप्शंस हो रही थी। तो उस टाइम पे वाटर में ही जो है ये एक साइड पे जाके पानी में ही, ठीक है, पानी में ही वो जो थे वो इकट्ठे होते रहे, जैसे उसने अमीनो एसिड्स बनाए वैसी कंडीशंस प्रोवाइड करके, ठीक है। सो वो जो था
मतलब उसने अमीनो एसिड्स बनाए, वो आगे कुछ मॉलिक्यूल्स के बने हुए थे, है ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, तो वो इकट्ठे हुए पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल बना होगा, सेल जैसी चीज बनी होगी, उसके अराउंड मेम्ब्रेन बनी होगी। मेम्ब्रेन क्यों बनी होगी? बिकॉज की जो सब्सटेंसेस हैं ना, जितने भी कि वो बाहर ना चले जाए, है ना, तो उसको हेल्ड करने के लिए वो शायद मेम्ब्रेन बनी होगी। उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत सारा बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल बना और एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल बना। जो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल में एज अ रिलेशन बना के रहने लग गया। अब उससे क्या हो गया कि वे जो दोनों ही सेल्स थे उनमें से एक वो छोटा वाला जो था वो क्या बन गया? यूकैरियोटिक सेल बन गया। अब उसके बीच में सारे के सारे, और अब ये माना जाता है कि वही माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो मतलब उससे जो है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज डेवलप की। ऐसे धीरे धीरे जो है ये जो सेल से अब टिश्यू टाइप की, टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम तक हम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये मानते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट तो ये है, ठीक है जी। आप देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ होगा, तो आप इसके लिए जो है वो याद रखेंगे कि देखिए कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर तो हमें स्पेशल क्रिएशन के बारे में बताता है, जैसे कि हमने आपके साथ मैंने ये डिस्कस ही किया है, ठीक है। अब इसमें आता है कि यहाँ पे डार्विन की बात आएगी और लैमार्किज्म की बात आएगी। सो डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन। पहले देखिए कि एवोल्यूशन हुआ है तो उसके क्या क्या एविडेंसेस रहेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हमें एविडेंसेस जो हैं इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी होती है, फॉसिल्स की स्टडी, वहां से हमें देखने को मिलते हैं। रॉक्स जो हैं देखिए सेडिमेंट्स बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का, जो क्या इंडिकेट करता है? रॉक्स सेडिमेंट्स बनाते हैं और क्रॉस सेक्शन बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का, जो अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स की हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। डिफरेंट एज्ड रॉक जो सेडिमेंट्स हैं उनमें फॉसिल्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म के हैं, जो प्रोबेबली शायद डाइड भी कर चुके हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेडिमेंट। वन ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। सो वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को। क्या बोला उसने कि सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो हैं वो सिमिलर अपीयर हो रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स की तरह जो आज के हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं वो अभी मैच नहीं कर रहे हैं। एवोल्यूशन तो यही हम इसके लिए ही बोलेंगे ना कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स थी उनके भी हमारे में कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। जैसे डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर गए हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के साथ वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है वो डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में ये इंडिकेट करती है कि वो जिसमें वो एग्जिस्ट करते थे उनमें जो जियोलॉजिकल पीरियड था वो कैसा था, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे एराज आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्पॉट, एम्ब्रियोलॉजिकल स्पॉट ये होती है कि जितने भी उनके डेवलपमेंट के टाइम पे, जैसे सिंगल सेल जाइगोट ही रहा होगा सभी में। सो जो एम्ब्रियो है सभी वर्टिब्रेट्स का, इवन ह्यूमन को भी इंक्लूड करके, वो क्या रहा होगा? वेस्टिजियल गिल स्लिट्स ही रही होंगी, वही जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम लेते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कोड हम लेते हैं, तो वो वही रहा होगा, है ना। मतलब एवोल्यूशन यही है कि वो उसमें सेम ही रहा होगा सब कुछ, तभी वो इवॉल्व किए हैं आगे आगे धीरे धीरे जो है वहां से एवोल्यूशन जो है वो हुआ है। सो ये देख लीजिए। बट वो एवोल्यूशन में बहुत सारे हैं कि अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है। अब आप देखिए कि जैसे वेल्स है, बैट है, चीता है, ह्यूमन है, इन सभी में क्या है कि ये अपने बॉन्स जो हैं इनकी फॉर्म की, कौन सी बॉन्स हैं? जैसे इनकी ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है एंड फेलेंजेस हैं। तो ये सभी में, इनमें वेल में, बैट में, चीता में, ह्यूमन में, सभी में ये जो इनकी ये ह्यूमरस, रेडियस, सल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस हैं वो सेम है इनकी ये फॉर्म्स की बॉन्ड्स। तो मतलब कि इनके स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन तो वो डिफरेंट कर रहे हैं ना। ये देखिए
ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि मैन का देखिए कि यहाँ पे ऐसा है ना स्ट्रक्चर है, इसका जो है इस चीता का भी सेम ही है, वेल की भी सेम है और बैट की भी सेम है, बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कर रही हैं। हम अपनी बाजुओं को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। चीता उसको दौड़ने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, वेल आगे चलने के लिए वाटर में, और बैट जो है उसको उड़ने के लिए। सो इसके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाए और स्ट्रक्चर सेम रहे, स्ट्रक्चर सेम रहा है बॉन्ड्स का बट फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं, तो वैसा एवोल्यूशन होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दैट एवोल्यूशन इज नॉन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन उसको बोलते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या है, होमोलोगस हैं, स्ट्रक्चर्स उनके सेम है, मतलब दे आर होमोलोगस। तो ये होमोलॉगी होती है कि जिसमें स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये एग्जांपल हम बोल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अब देखिए कौन सा होता है कि जिसमें स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे बट फंक्शंस वो सेम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ऑक्टोपस की आईज देखी होंगी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है आई ऑफ ऑक्टोपस, और बहुत सारे मैमल्स की आई जो है अब देखने का ही काम कर रही हैं। सो इसका मतलब इनका जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑक्टोपस की आई का स्ट्रक्चर अलग है, कुछ मैमल्स जो अदर है उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही पेंगुइन और डॉल्फिन्स जो हैं दोनों ही चलने के लिए यूज करते हैं फ्लिपर्स को, तो फंक्शन सेम है बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। सो हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कैसे हुआ है और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अडेप्टिव रेडिएशंस। अडेप्टिव रेडिएशंस जो है देखिए कब आती हैं, जब डार्विन जो था इसने गैलापागोस आइलैंड को स्टडी किया था। डार्विन जो था देखिए अगर हम डार्विन की बात करेंगे तो डार्विन से पहले लेमार्किज्म हम पढ़ते हैं, है ना। बट ये अडेप्टिव रेडिएशन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस को स्टडी किया था। ये देखिए डार्विन फिंचेस, ठीक है, इसने बहुत सारी वैरायटीज देखी फिंचेस की और उसने उस वैरायटी टर्म यूज किया। डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, वो कोई बर्ड स्पेशलिस्ट नहीं था, तो उसको दिखाई तब उसने बोला कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो डार्विन को स्पीशी वर्ड का पता नहीं था, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो थी वो फिंचेस की आई, जिनमें उनमें देखा कि इनकी बीक का जो साइज है ना, बीक की शेप है वो डिफरेंट है। फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली उनकी जो शेप है बीक की वो सभी स्पीशीज में अलग अलग तरह की है। तो उन्होंने बोला कि कैसे उन्होंने अपने आप में जो ये चेंजेस किए हैं अडेप्ट किया है ना। सो दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द एरियाज ऑफ जियोग्राफी, दैट इज नॉन एज अडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंचेस एक बेस्ट एग्जांपल थी इसके लिए। सो नंबर ऑफ मार्सुपियल्स जो देखते हो आप उसमें से वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, जो एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है वो डेवलप्ड किए हैं, बट सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही प्रेजेंट है। वो मार्सुपियल सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट उनके एंसेस्ट्रल स्टॉक जो एंसेस्ट्रल स्टॉक से वो बने हैं, जहां से वो इवॉल्व हुए हैं, वो सभी उनमें से क्या है, डिफरेंट है। जैसे ये बताया है कि मार्सुपियल रेडिएशन जो है हम किस तरह से देखते हैं, दिस इज अ मार्सुपियल रेडिएशन, कि यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर ग्लिडर है, टाइगर कैट है, ये भी मार्सुपियल है, बैंडेड एंटीटर है, ठीक है, यहाँ पे मार्सुपियल आपको देखने को मिल रहा है, रैट, कंगारू मिल रहा है, वॉम्बेट मिल रहा है, बैंडिकूट मिल रहा है, कोआला मिल रहा है, मार्सुपियल मोल। मतलब एक ही ज्योग्राफिकल एरा में रहकर भी वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज नॉन एज अडेप्टिव रेडिएशन। तो वो अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट जो है, इसको डार्विन की फिंचेस जो थी ना वो उसमें बड़ा सुटेबल है, वो अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट, ठीक है जी। अब देखिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम किसके एस्पेक्ट में बोलते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। सबसे पहले हम लेमार्किज्म को देखते हैं, है ना। सो लेमार्किज्म जो है वो देखिए क्या है,
यहाँ पे हम ये लिखा है इवन बिफोर डार्विन, ठीक है। एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था इनका पूरा नाम। उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन जो है वो लाइफ फॉर्म्स का यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का दिया है। लेमार्क के अकॉर्डिंगली देखिए 3 कंसेप्ट थे इसके पोस्टुलेट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो था वो 3 कंडीशंस ये बताता है लेमार्क कि न्यू नीड्स एंड न्यू डिजायर है। न्यू नीड्स एंड न्यू डिजायर्स का मतलब है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में नई नीड्स आएंगी, नई डिजायर्स आएंगी और उन न्यू नीड्स को, न्यू डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स, ये जो एपोटेंसी हो रही है तो इनको फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने में चेंजेस करेगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, ऐसा इसने बोला था। और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की थ्योरी क्या थी कि जो कंटिन्यूड आप ऑर्गन को यूज करते रहोगे वो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगा, जिसको आप यूज ही नहीं करोगे लॉन्ग टाइम में वो डिसयूज हो जाएगा, उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो ऐसा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का इसने बताया था। बट हाँ, कुछ के लिए वो ठीक है बट कुछ के लिए वो गलत है, ठीक है। और जैसे कि यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन में आप आंखों का इस्तेमाल है वो तो आप पूरी जिंदगी करते हो, तो इसने बोला कि वो एफिशिएंट ज़्यादा तो नहीं हो जाती, वो आंखें बाहर तो नहीं होती। दिल पूरी उम्र धड़कता है तो वो दिल बड़ा तो नहीं हो जाता साइज में, ठीक है। तो ऐसा डिसयूज ऑफ यूज ऑफ ऑर्गन में उसने ये बताया था जो कई कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ में गलती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेमार्किज्म जो थी वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थी, जो सबसे गलत थी इसकी। की एज सच जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म है वो अपने में सिर्फ जो उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जो उसने लाइफ टाइम में अपने एक्वायर्ड किए हैं, सिर्फ उनको जो है वो क्या कर देता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर देता है। अब देखिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी फीमेल ने या किसी ने भी अपनी नोज पियर्सिंग करवाई तो या ईयर पियर्सिंग करवाई तो क्या वो एज इट इज उसने एक्वायर किया अपने लाइफ टाइम में वो कैरेक्टर, तो क्या वो आगे चला जाएगा? नो, ठीक है। रेसलर है एक, तो उसका जो आगे बेबी होगा क्या वो भी रेसलर होगा? नो, मतलब उसकी डेवलप्ड मसल्स होंगी क्या उसकी भी? नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। पेनिस की सर्कमसीजन होती है बहुत सारे मोहम्मदियंस और जॉन्स में, एक बार सर्कमसीजन करने के बाद दोबारा जो है वो उसके डेवलप्ड बेबी में दोबारा उनमें करनी पड़ती है सर्कमसीजन, तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या दोबारा क्यों नहीं फिर आ रहा अगर इनहेरिटेंस हो रही है एक्वायर्ड कैरेक्टर की? और इसने तो बताया था कि ऑगस्ट विस्मैन ने इनको हाईली चैलेंज्ड किया था, ठीक है, और इसको रिडिक्यूल्ड किया था दैट ठीक है कि कैसे आप यू कैन गेट और लॉज एन ऑर्गन बाय मैरिली विशिंग फॉर इट। भाई आगे मैं ये करूं कि मैंने कोई कैरेक्टर एक्वायर किया है क्या मेरे आगे जनरेशन में वो जाएगा, ठीक है। और यूज और डिसयूज में आप ये बोल सकते हो कि कंटिन्यूड यूज करने से किसी ऑर्गन में वो ज्यादा अगर एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन जो डिजायर्स की आ रही है, एपिटेंसी आ रही है, बिल्कुल रॉन्ग थी। ऑगस्ट विस्मैन ने देखिए 21 जनरेशंस जो थी वो रैट की ली और हर एक जनरेशन पे उसने क्या किया, चूहे की पूंछ काटी और उनको ब्रीड करवाया, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन ली, फिर उनकी पूंछें काटी, फिर उनको ब्रीड करवाया। ऐसे करते करते उसने 21 जनरेशंस अप टू 22 जनरेशंस इवन, ठीक है, उसने देखा, बट कभी भी उसको पूंछ कटी हुई चूहा नहीं मिला। तो उसने बोला कि अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आगे इनहेरिट होते तो ये जाना चाहिए था, चूहे पूंछ कटे हुए चूहे मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए कुछ स्पोर्टर्स जो थे ना लेमार्क के, उन्होंने बोला कि मिस्टर अगस्ट विस्मैन आपने ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है कि लेमार्क क्या बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम पे एक्वायर किया है कैरेक्टर, सिर्फ वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। चूहे की पूंछें चूहे ने खुद नहीं काटी हैं, वो तो आपने काटी हैं, वो कहां से एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा? तो ऐसे को सपोर्ट करने के लिए बहुत अदर साइंटिस्ट भी हैं, जैसे पावलोव साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, एक बेल, इलेक्ट्रिक बेल से ट्रेन किया एक चूहे को कि वो आएगा खाना खाने के लिए। आगे जो अब उसकी, तो अगर उसने ये हैबिचुअल बन गया, वो अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन जब उसकी बनी तो उसको भी ट्रेन करना पड़ा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो ट्रेन करना पड़ा। ट्रेनिंग हर जनरेशन में नेसेसरी थी, वो ट्रेंड एज इट इज वो एक्वायर हुआ ही नहीं उनकी जनरेशन में कैरेक्टर की बेल बज के पर आना है, उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो वो एक्वायर ही नहीं हुआ कैरेक्टर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चाइनीज वुमेन है, वो अपने
जो है वो टाइट उनकी रिस्ट होती है ना, उसमें बेल्ट बांध के रखती हैं कमर के ऊपर ताकि टाइट रिस्ट उनकी रहे, है ना। बट उसकी नेक्स्ट जनरेशन में तो वो एक्वायर नहीं होता करेक्टर, जो उन्होंने एक्वायर किया है वो नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं आता है। कुछ चाइनीज़ वुमेन जो है, यूरोपियन लेडीज़ में जनरली ये होता है टाइट रिस्ट का, और चाइनीज़ लेडीज़ जो हैं अब उसमें क्या है कि उनके शॉर्ट फुट होते हैं, तो उनमें क्या है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में तो ये नहीं है कि जो उन्होंने एक्वायर किया है वो आगे चला जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे जो है मतलब क्राइटेरियाज रहे जिससे लैमार्किज्म जो है वो फेल्ड हो गई। तो उसके बाद आया है डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है ये डोमिनेंट फिगर रहा है अमंग द नेचुरलिस्ट, अमंग द बायोलॉजिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी। डार्विन ने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा नेचर की स्टडी की थी, और डार्विन जो थे वो बड़े इंट्रोवर्ट टाइप के थे, ये ज़्यादातर अपना समय खुद अकेले में ही व्यतीत करते थे। ऐसा माना जाता है कि डार्विन वाज अ परफेक्ट पेशेंट एंड हिज वाइफ वाज अ परफेक्ट नर्स। थ्रू आउट हिज लाइफ डार्विन एक ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नाम का प्रोटोजन होता है जो चगाफ डिजीज करता है, तो उससे भी वो पूरी एक बीमारी है जिससे ग्रस्त रहे थे पूरी जिंदगी, ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ। और डार्विन वो इंसान है जिसने हर फील्ड में काम किया है, ठीक है। देखिए डार्विनियन थ्योरी जो थी वो क्या थी, उस टाइम पे चर्च का बहुत दबदबा था, तो डार्विन ने जितनी सारी रिसर्च की, जितनी बहुत सारी किताबें भी लिखी, उनकी जलाया भी गया, उनको फाड़ा भी गया, तो वे कंप्लीट मतलब कि बहुत रिडिकल्ड किया गया। डार्विन को आखिर में माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी, ठीक है, बट वो माफ़ी उन्होंने कुछ और तरीके से मांगी थी, ठीक है, एज इट इज़ अपने आप को गलत नहीं कहा था, ठीक है। और नेक्स्ट ये चीज़ आती है, देखिए डार्विनिज्म में कि अगर हम बोलेंगे कि इसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स रहे हैं, डार्विन क्या मानता था, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। डार्विन को कैसे नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया आया है, डार्विन ने नेचर की स्टडी कैसे की है। देखिए डार्विन डॉक्टर बनना चाहते थे, ठीक है, उसके खुद नहीं बनना चाहते थे, उनके फादर की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। तो विद इन 16 ईयर्स की एज में जब वो गए तो उस टाइम पे उन्होंने एक ऑपरेशन देखा वहाँ पे, और ऑपरेशन जब उन्होंने देखा तो उस टाइम पे देखिए लोकल एनेस्थीसिया जो बेहोशी की दवा होती है, जिससे पहले अब ऑपरेशन करने से पहले बेहोश किया जाता है इंसान को, वो अवेलेबल नहीं थी। तो बाय हैंड ही उनको बिना वो आंखें ऐसे झपट रहा है वो जो जिसका ऑपरेशन होना है, और उसके सामने इतना दर्दनाक ऑपरेशन हो रहा है। तो डार्विन जो थे वो उसको देख के ये मतलब कि उन्होंने मन बना लिया कि नहीं ये तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी की नेचर की, और देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट उनके लिए रहे दैट वाज गैलापागोस आइलैंड। HMS बीगल नाम का शिप जा रहा था, हर मैजेस्ट्रीज शिप वॉज इनिशियली प्लान फॉर 2 years बट वो 5 years तक लास्ट किया गया, ठीक है। तो ये जो शिप था वो अरेंज करवाया था उनके बॉटनी के प्रोफेसर हैंसलो ने, था कि ये शिप है वो उनके बॉटनी के प्रोफेसर ने उन्हें एज अ अनपेड नेचुरलिस्ट कि पूरे वर्ल्ड की नेचर की स्टडी जो है आप देखिए करके आएगा। वो गैलापागोस आइलैंड जो है वो मेन आइलैंड्स रहे जिसमें उन्होंने बड़े बड़े टॉर्टॉइज देखे, इतनी बड़ी बड़ी लिजर्ड्स देखी। तो मतलब उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ये तो एक क्या है कि एक लाइब्रेरी है, दैट इज द एवोल्यूशनरी लाइब्रेरी, लिविंग लाइब्रेरी है एवोल्यूशन की, ये उन्होंने ऐसा कुछ बोला था वहाँ पे। तो डार्विन जो थे अपने साथ एक माल्थस ने ऐसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, वो भी अपने साथ ले गए थे, उसमें भी बहुत सारे वहाँ से बेसिकली उनको आइडिया मिला कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है, क्या कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रही है, और जो फूड सप्लाई है, रिसोर्सेज हैं, वो अरिथमेटिकली प्रेजेंट हैं। तो दोनों में क्या होगा कि अगर फूड जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड हैं, ठीक है, तो जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जिनका इतना नंबर इंक्रीज है कि वो पूरा का पूरा जो स्पेस अवेलेबल है अर्थ पे उसको भी कवर कर लेंगी, फिर भी उनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है उससे भी। तो उसने बोला था कि यस कि अगर ऐसा ही चल रहा है तो देयर इज अ कंपटीशन, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक की सेम स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है कि डिफरेंट स्पीशीज में, और एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है। जो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर ले, कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा नेचर के द्वारा। व्हाट आई सेड कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करेगा,
ठीक है, वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि नेचर के पास बहुत टाइम है सिलेक्शन के लिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन से तो हम एकदम बना लेते हैं ना कि डिफरेंट स्पीशीज़ हमने डॉग की बना दी हैं, है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ हमने पिजन की बना दी हैं, डिफरेंट पैरट की स्पीशीज़ हमने बना दी हैं, हॉर्स की बना दी हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हमने बना दी हैं। बट नेचर के पास बहुत टाइम है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म बेटर यूजफुल कैरेक्टर्स के साथ होगा वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे यूजफुल कैरेक्टर्स के साथ नहीं होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा नेचर के द्वारा। तो लेमार्क ने एक बात कही थी यहाँ पे, ये देखिए, लेमार्क ने जब जिराफ की एग्जाम्पल ली थी तो उसने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि उस टाइम पे कि जो उनके बेसिकली एक बैरन ग्राउंड के ऊपर जब खत्म हो गया फूड, तो उनको क्या करना पड़ता था, टॉल ट्रीज से जो लीव्स थे उनको खाना उनका वही सोर्स था, मतलब कि तो जिराफ को, लेमार्क के अकॉर्डिंगली जिराफ को अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ती थी, तो इसके कारण उसने मतलब गर्दन ऊंची उठानी पड़ती थी, फॉरलिम्स ऊंचे उठाने पड़ते थे ताकि वो जो पेड़ों के ऊपर पत्ते लगे हैं उनको खा सके। तो ऐसा करते करते कहता कि जो जिराफ की नेक है और फॉरलिम्स हैं वो इलोंगेट कर गई हैं, तभी हम आज के समय में लंबी गर्दन और लंबी फॉरलिम्स वाले जिराफ देखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सो डार्विन ने इसने बताया कि दोनों ही स्पीशीज एग्जिस्ट पहले ही करी होंगी, शॉर्ट नेक एंड शॉर्ट फॉरलिम वाले जिराफ भी पहले ही होंगे एंड लॉन्ग नेक विद लॉन्ग फॉरलिम्स वाले जिराफ भी पहले रहे होंगे। एनवायरनमेंट किसके लिए ज़्यादा सूटेबल बन जाए या एनवायरनमेंट किसको सिलेक्ट करे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो उन चेंजिंग कंडीशंस को अडेप्ट कर लेगा। अब जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ थे उनके लिए कंडीशन सूटेबल हो गई, उनकी लॉन्ग नेक ही थी, लॉन्ग फॉरलिम्स ही थे, तो आसानी से वो पेड़ों के ऊपर लगे हुए पत्ते खा लेते थे, तो वो एग्जिस्ट कर गए। शॉर्ट वाले ऐसा कर नहीं पाए, उनकी शॉर्ट नेक थी, शॉर्ट फॉरलिम्स थी, तो वो क्या कर गए, एक्सटिंक्ट कर गए। तो ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। अब देखिए डार्विन की थ्योरी जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो एक्सप्लेन करती है। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर की टर्म दी हुई है बेसिकली। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो एक्सप्लेन करती है कि अगर सर्वाइव करना है सो यहाँ पे चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो बट अराइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो ये है कि अगर सर्वाइव करना है तो आपको कंपटीशन जो है उसमें होगा और जो यूजफुल कैरेक्टर्स के साथ है वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, और कंपटीशन के साथ जो compete करके आ जाएगा, बचेगा, वही सर्वाइव करेगा। ये चीज़ है कि कंपटीशन है क्योंकि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज कर रही है ना, तो ये चीज़ थी। अब देखिए अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं एक्सप्लेन करती है डार्विन की थ्योरी कि किसी ऑर्गेनिज्म में इतनी इनहेरेंट कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सके। जैसे डायनासोर्स इतनी डोमिनेंट फिगर रह गई है ना, तो कहता कि हमेशा डोमिनेट होना जरूरी नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म में इतनी इनहेरेंट कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है। तो डायनासोर्स डोमिनेट फिगर रही, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो एक्सटिंक्ट कर गए, ठीक है, ये चीज है। तो वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बताती है जिसमें एवोल्यूशन की और भी बहुत सारी फील्ड्स की, टेक्सोनॉमी की, फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स की, बहुत सारी जेनेटिक्स की नॉलेज उसमें डाली गई है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस की थ्योरी में उसमें नॉलेज डाली गई है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इंग्लैंड के, अमेरिका के, जिन्होंने जो है वो एक्चुअल में वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बनाई है, नियो डार्विनिज्म जिसके नाम से हम जानते हैं। उसमें सारी की सारी नॉलेज आती है। किसकी नॉलेज आती है उसमें? उसमें हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी की नॉलेज आती है कि कैसे जीन्स जो हैं वो कैसे डिलीशन होती है, डुप्लीकेशन होती है, जो सारा हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन वो पढ़ते हैं। जीन म्यूटेशंस कैसे चलती हैं, कुछ म्यूटेशंस जो हैं उनकी एडिशन, उनकी डिलीशन, उनकी सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, रिकम्बिनेशन कैसे हो रही है, जो हाइब्रिड है वो, ठीक है, उसकी मतलब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कैसे हो रही है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस उसमें आते हैं। इवन उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी आता है, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट वी हैव, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कस करते हैं। जेनेटिक
देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक ऐसा मतलब कि आपका प्रोसेस है जिसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो इसमें बॉटलनेक इफेक्ट होता है और एक जो है इसमें कौन सा होता है, फाउंडर इफेक्ट होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है दैट इज अ कंडीशन, एक तो जीन माइग्रेशन भी होती है। जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जो भी एवर इंक्रीजिंग है पॉपुलेशन है उसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स है, मान लीजिए इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये जो है वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी और जगह में चले गए, ठीक है, कुछ इनमें से मतलब माइग्रेट किए वो और जगह में चले गए और वहां के जो मतलब इंडिविजुअल्स थे उनके साथ उन्होंने मेटिंग की और वहां पे अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज जीन माइग्रेशन, है ना, वहां से उनका जीन माइग्रेट कर गया। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आज देखते ही हैं, दिल्ली है ना, मुंबई है, तो ऐसे में जो है इनमें जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो जनरली जो है वो हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए कि एक तो बॉटलनेक इफेक्ट की बात करते हैं इसमें और एक जो है हम बात करते हैं इसमें दैट इज फाउंडर इफेक्ट की, ठीक है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम क्या देखेंगे, पहले बॉटलनेक इफेक्ट की बात करते हैं। तो बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो कौन सा इफेक्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट है कि देखिए मान लीजिए कि कोई सडन जो है वो कैलामिटी आई, मान लीजिए कि कोई फ्लड आ गया या कोई सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक आ गया, जिससे क्या हुआ कि कुछ पॉपुलेशन का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, किसी पॉपुलेशन का नंबर बहुत डिक्रीज कर गया। तो उसमें से जैसे मान लीजिए 200 ही रह गया, है ना, तो उसमें से कुछ जो है उसमें से भी 50 जो है वो किसी और जगह में चले गए, ठीक है। वहां पे वो जो चले गए, ठीक है, और उसी में ही वो क्या करने लग पड़े, रिप्रोड्यूस करने लग पड़े। अब वो जो 200 वाले थे, पहले उसके लिए देखते हैं कि वो जो 200 नंबर रह गया और वहां पे रह के वो क्या करने लग पड़े, रिप्रोड्यूस करने लग पड़े। तो उनमें से मतलब वो जो 200 के 200 अब बचे हैं, कितने, मान लीजिए 1000 थे, उनमें से 200 ही बचे, तो वो कभी भी 200 उन 1000 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें जो इतने ज्यादा वाइड रेंज के जो कैरेक्टर्स थे, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से बने हुए जो कैरेक्टर्स थे, वो कभी भी ये 200 वाले रिप्रेजेंट वो पूरे के पूरे कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ बॉटलनेक इफेक्ट कि सडन कैलामिटी से जो नंबर डिक्रीज कर गया है पॉपुलेशन का, वो कभी भी एक एक्चुअल जो उनकी जेनेटिक पॉपुलेशन है, जो उनकी पेरेंटल पॉपुलेशन रही है, उसको पूरा फुल फ्लेज रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दैट इज फाउंडर इफेक्ट। कौन सा होता है कि अब यहां से पॉपुलेशन में से, इस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स जो हैं वो यहां से माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है, कुछ मेंबर्स जो हैं वो यहां से चले गए हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 200 थे, तो उसमें से जो है मान लीजिए 100 जो है वो किसी और जगह पे माइग्रेट कर गए हैं। अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि जहां पे भी वो माइग्रेट किए हैं वहां पे उनके जैसे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जहां पे भी वो इंडिविजुअल्स माइग्रेट किए हैं वहां पे उनके जैसे इंडिविजुअल्स नहीं होने चाहिए, और अगर उनके जैसे हैं भी तो वो उनके साथ मेट नहीं करने चाहिए, ठीक है, अगर वो हैं भी तो वो उनके साथ मेटिंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो अपने ही बीच में, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने बीच में ही मेटिंग शो करेंगे और अपने मेट करके अपने नंबर को जो है वो कुछ हद तक अपने नंबर को वो क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। दैट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट, मतलब कि उस पॉपुलेशन में उनका नंबर जो है वो कुछ हद तक इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और एक हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है कि पहले तो हम एक तो प्री गैमेटिक देखते हैं और एक पोस्ट गैमेटिक देखते हैं। तो एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है कि जनरली अगर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी भी स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो जनरली इतने दूर दूर चले गए हैं, उनमें ऐसा बैरियर आ गया है कि अब वो जो है वो मेट नहीं कर सकते, तो उनको किसी और स्पीशी के पार्टनर के साथ मेट करने से बचाना है, ठीक है, उनको और स्पीशी, क्योंकि इतने ज़्यादा मान लीजिए कि बहुत सारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो सकता है कोई भी कि इतना बैरियर आ गया उनके बीच में कि वो कई और आर्चिपेलाग, जैसे कि हम मान सकते हैं कि उसको कि किसी और जगह पे वो पड़ा हुआ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में पड़ा है ना, कोई और आइलैंड में पड़ा हुआ है, तो वो इतने दूर है कि वो मेट नहीं कर सकते। तो अब वो चाहेंगे कि वो उनकी सेम स्पीशी नहीं है, उनमें डिफरेंट स्पीशी के साथ भी कहीं वो माइग्रेट ना कर जाएं। तो इससे क्या होगा कि वो डिफरेंट स्पीशी के साथ माइग्रेट ना करें, इसके लिए उनमें क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उनके जो जेनिटल पार्ट्स हैं उसमें अगर कोई भी, ठीक है, मतलब उनमें
उनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है कि अगर वो डिफरेंट स्पीशी के साथ माइग्रेट एज सच मेट करेंगे तो उनमें जो है वो इन्फेक्शन होगा या डेथ हो सकती है उनकी, है ना। तो ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। ड्रोसोफिला की जनरली स्पीशीज में ऐसा होता है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े इथोलॉजिकल, बड़े बिहेवियरल यहाँ पे शो करते हैं आइसोलेशन। दैट इज़ कि कुछ बर्ड्स जो हैं उनमें होता है कि कोई पहले गाना गा के सुनाएगी। कॉर्टशिप बिहेवियर कईयों में होता है कि पहले सिंग करना है सॉन्ग, उसके बाद वो जो है वो कॉर्टशिप बिहेवियर शो करती हैं बहुत सारी बर्ड्स। तो ऐसे होता है, ठीक है। और मतलब बहुत सारे हैं। और मतलब जनरली उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देनी है। अब कुछ होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है? हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो हाइब्रिड नहीं बनना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइब्रिड भी बन चुका है, ठीक है। और ठीक है, बट वो जो हाइब्रिड बना है, अब थर्ड कंडीशन हम क्या लेंगे कि वो हाइब्रिड स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए हाइब्रिड जब इनमें बन चुका है उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं म्यूल एंड हिनी की, है ना। मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी की जो मेटिंग करते हैं जब एक्चुअल इनके पार्टनर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो म्यूल एंड हाइनी ये स्पीशीज बनती हैं। बट ये स्टेराइल होती है, मतलब आगे नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसका मतलब हाइब्रिड अगर बना तो वो स्टेराइल होगा। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जो हाइब्रिड बना है वो भी फर्टाइल है। जैसे कि हम यहाँ पे लायन एंड टाइगर के पढ़ते हैं, है ना। एक हम लायन की भी पढ़ते हैं और टाइगर की भी पढ़ते हैं। तो उनकी मेटिंग से जैसे मेल लायन है और फीमेल टाइगर है, या फीमेल लायन है और मेल टाइगर है, तो उनकी मेटिंग हो रही है। तो उससे मतलब कि वो जो हाइब्रिड जो बने हैं उनके वो क्या है, वो तो फर्टाइल है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उस फर्टाइल में भी उनमें हाइब्रिड का ब्रेकडाउन होना चाहिए। मतलब वो आगे जो है वो मेट नहीं करने चाहिए फिर, ठीक है। अगर मेट कर रहे हैं तो उनके जो होमोजाइगोटिक सेक्सेस हैं सिर्फ वही जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। होमोजाइगोटिक सेक्सेस ही सिमिलर होंगे। होमोजाइगोटिक ही जो उनमें मेटिंग होगी सिर्फ वही सिमिलर होगी। मेल फीमेल जो है वही जो है वो मेट करके आगे कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनमें कुछ कैरेक्टर होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बैरियर्स वहां पे क्रिएट किए जाते हैं। हार्डी-वेनबर्ग का एक प्रिंसिपल है, इसने कुछ कंडीशंस बनाई हैं। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल मानी जाएगी और कांस्टेंट मानी जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। इट सेड, ये बोल क्या रहा है कि एलील जो है, एलील फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल होती है और जनरेशन टू जनरेशन वो कांस्टेंट मानी जाएगी, ठीक है जी। जनरेशन टू जनरेशन वो क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पे उसने देखिए कि क्या बताया है, दैट जीन पूल एंड देयर एलील्स रिमेन कांस्टेंट। इसको मतलब है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम उनमें आया है। बट होना क्या चाहिए यहाँ पे, सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसीज। कौन कौन सी एलील फ्रीक्वेंसी है, एक तो उसने यहाँ पे लिया है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप P और Q ले लीजिए, है ना। P और Q ले लीजिए। P और Q में क्या है यहाँ पे, जैसे इन अ डिप्लॉयड P एंड Q वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एलील A, कैपिटल A और एक स्मॉल a है। तो जो फ्रीक्वेंसी AA है ना, कैपिटल A वाले इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में, उसको p² मान लीजिए। सिंपली ऐसे A स्मॉल a वालों की आप A² मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील A विद द फ्रीक्वेंसी जिसकी P की फ्रीक्वेंसी है वो बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ डिप्लॉयड इंडिविजुअल पे अपीयर करेगी, तो वो p² होगी। दोनों ही क्रोमोसोम्स पे वो अपीयर करेगी तो वो p² होगी। तो ऐसे ही हमारे पास सिमिलरिटी AA है, जैसे स्मॉल a है तो वो उसके लिए Q² होगी। और अगर A वाली स्पीशी है, एक कैपिटल A है और दूसरा जो है वो स्मॉल a है, तो वो कौन सी स्पीशी होगी, दैट इज 2pQ है, ठीक है। तो इससे कौन सी इक्वेशन हमारे पास बनती है, दैट इज p² 2pQ एंड प्लस Q² जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। बट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स जो है पॉपुलेशन में तभी स्टेबल रहेगी जब कोई इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं
कि कौन कौन सी कंडीशंस है वो जिससे हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल जो है, मतलब वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, वो कब फॉलो अप होता है कि एक तो बात है जी देखिए कि इसमें कोई भी अनदर मेंबर जो है फिर वो एंटर नहीं करना चाहिए, ना तो एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये तभी पॉसिबल है कि उसी पॉपुलेशन के साथ ही हम लेके चलेंगे। कोई भी मेंबर जो है वो ना तो एंटर करना चाहिए, ना तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ये क्लियरली वहां पे बोलता है कि माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी ये फॉलो अप होता है बेसिकली हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल। 5 फैक्टर्स आर नॉन टू अफेक्ट द हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल। हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया। जेनेटिक ड्रिफ्ट की हो गया कि मान लीजिए वो पॉपुलेशन वहां से कुछ जो मेंबर्स हैं वो माइग्रेट कर गए दूसरे में, फिर वहां पे माइग्रेट करने चाहिए जो वहां पे उनके मेटिंग पार्टनर्स नहीं होने चाहिए अवेलेबल, अगर हैं भी तो उनके साथ वो मेट ना करें और अपने नंबर को अपने बीच में मेटिंग करके अपने नंबर को वहां पे इंक्रीज कर रहे हैं। बट हार्डी वेनवर्क प्रिंसिपल तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज वहां पे तो माइग्रेशन हो गई कुछ अदर इंडिविजुअल्स की, तो वो नहीं होनी चाहिए, तो वो एलील्स के नंबर अब सेम नहीं रहेगा। तो ऐसा जो है उस पे माना गया है, ठीक है जी। अब एवोल्यूशन देखिए कैसा हुआ है, जैसे उन्हें बोला ना कि डिफरेंट डिफरेंट एराज रहे हैं कि कौन कौन से। यस वी हैव व्हाट वी हैव कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एराज हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट एराज में हम देखें पैलियोजोइक एरा है हमारे पास, मीजोजोइक एरा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कौन सा एरा होगा, दैट इज हमारे पास सीनोजोइक एरा है। तो ये है कि कैसे कैसे जो है वो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, ठीक है। कब जो है वो हम इवॉल्व किए हैं, हम कैसे इवॉल्व किए हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं कि दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मैन। देखिए अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स को ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस बोला जाता था ना, ये एग्जिस्ट करते थे, हेयरी थे और गॉरिला एंड चिंपैंजीज ऐसे चलते थे। रामापैथिकस जो थे वो ज़्यादा मैन लाइक थे, जो ये ड्रायोपैथिकस थे ये एप लाइक थे, है ना। तो कुछ फॉसिल्स मैन लाइक बोन्स के भी यहाँ पे इथोपिया एंड टजानिया में हमें मिले हैं। ये रिवील्ड करते हैं कि होमिनिड फीचर्स जो हैं उनमें है कि 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन प्राइमेट्स जो थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक भी करते थे। प्रोबेबली वो ज्यादा 4 फीट से ज्यादा ऊंचे नहीं होते थे, बट वो राइट ही वॉकअप करते थे, सीधे चलते थे। 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपैथिकन्स जो थे वो एज अ ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड्स में ये रहते थे। तो एविडेंस जो है वो ये शो करते हैं उनके ऑस्ट्रेलोपैथिकस के कि वो स्टोन वेपन्स के साथ हंटेड करते थे, बट एसेंशियली वहां पे क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। कुछ उनकी बॉन्स जो थी वो मतलब कि बॉन्स जो थी वो डिस्कवर्ड जो थी वो बहुत डिफरेंट थी उनकी बॉन्स ना, और क्रिएचर्स जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड्स जो थे उनको होमो हैबिलिस कहा गया, जो ह्यूमन लाइक थे बिल्कुल। उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 650 to 800 BC, और ये प्रोबेबली मीट जो थे वो नहीं खाते थे। फॉसिल्स जो है देखिए वो जावा में 1891 में डिस्कवर किए हैं, जिन्होंने नेक्स्ट स्टेज होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस जो है इसको डिस्कवर किया है अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। इनका लार्ज ब्रेन है, ये क्वेश्चन प्रिंट होता है कि लार्ज ब्रेन किनका है, होमो इरेक्टस का। 900 सीसी का इनका ब्रेन था। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कि ये किस तरह से हैं। होमो इरेक्टस जो थे ये मीट खाते थे, है ना, ये मीट खाते थे। नेंडरथल मैन जिसका ब्रेन साइज 1400 सीसी का है, ये नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक की बात हो रही है। और ये क्या करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स बनाते थे और डेड में ब्यूरिड हो जाते थे, ठीक है, अपने डेड जो थे उसमें ब्यूरिड करते थे, धसाते थे। होमो सेपियंस जो आज के ह्यूमंस हैं ये अफ्रीका में अरोज किए हैं और अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड डिफरेंट रेसेस में ये डेवलप्ड किए हैं। आइस एज हम मानते हैं ना, आइस एज में कि 75,000 टू जो यहाँ पे 10,000 ईयर्स अगो जो मॉडर्न यहाँ पे
वेट कि यहाँ पे 75,000 से जो ये 10,000 ईयर्स अगो जो हमारे पास मिलते हैं कि आइस एज के टाइम पे मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो डेवलप की है 18,000 ईयर्स अगो, वो एक ऐसा केव पेंटिंग है प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा जो कि एज भिम्बेटका रॉक शेल्टर जो रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है वो आपको दिखाता है। एग्रीकल्चर जो है वो देखिए बताया गया है कि 10,000 साल पहले आया है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हुई हैं उनको तो है उस टाइम पे सिर्फ 10,000 साल ही हुए हैं कि जिससे ह्यूमन सेटलमेंट्स घर बन गए रहने के लिए, है ना। सो ये जो rest of what happened is a part of human history of growth and decline of civilization. So this is all about the evolution chapter. इसमें सिर्फ जो लेमार्किज्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। मतलब लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है जिसको हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, उसकी डार्विनिज्म थ्योरी के लिए भी, और जिसको हम ये जो हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से है जिसको हम याद रखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, स्पॉन्टेनियस की थ्योरी, या हमारे पास जो थ्योरीज हैं दैट इज द थ्योरी ऑफ, जिसमें मतलब कि उसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने बताई है। तो ऐसे मतलब कि ये जो थ्योरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे हमने, ठीक है, ये कंप्लीट किया है एंड दिस इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कनेक्टेड रहिएगा। हम डेली कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चैप्टर, हर एक बायोलॉजी का एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।